सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी ऑनलाइन स्टडी भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हमारा साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने कंपोनेंट ऑफ फूड ये टॉपिक पढ़ा था और आज हमें देखना है अनदर टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक पढ़ने के पहले जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना, तभी आज का टॉपिक आपको समझेगा। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन को साथ में आपको रखना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, एक एक पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर। और आज हमारा टॉपिक है एनर्जी प्रोडक्शन। हम कोई भी फूड खाते हैं तो हमारे बॉडी में उस फूड के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये एनर्जी का हमारे बॉडी में कैसा प्रोडक्शन होता है वही हमें देखना है। ठीक है, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स जो खाते हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, फैटी एसिड, अल्कोहल में, और ये सेल के अंदर चले जाते हैं हमारे। ठीक है, फिर वहाँ से हमारे एनर्जी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई भी हम फूड खाते हैं तो फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ये जो होते हैं ये डाइजेस्ट होके कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड मिलता है, फैट से हमें फैटी एसिड और अल्कोहल मिलता है। तो फूड से हमें डाइजेस्ट होने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोसेस फिर कहाँ पे होंगी एनर्जी प्रोडक्शन की? सेल के अंदर। ठीक है, तो अभी सेल में प्रोड्यूस क्या हो गया है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड। बात करनी है हमें सिर्फ ग्लूकोज की। ठीक है, तो जो भी हमें एनर्जी कुछ न्यूट्रिएंट से मिल रही है, ठीक है, उसके साथ इंपॉर्टेंट और कौन सा कंपोनेंट है? वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना हमें एनर्जी नहीं मिलेंगी, तो न्यूट्रिएंट के साथ साथ हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये भी बात ध्यान में रखना है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए शुरुआत से हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि फूड से हमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स मिलता है और ये डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी में बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ग्लूकोज बन जाता है और ये सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब ऑक्सीजन की बात आई बच्चों, तो ऑक्सीजन की बात आने की वजह से ऑक्सीजन किसके थ्रू हो रहा है? रेस्पिरेशन के थ्रू हो रहा है, बराबर है। तो हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस भी अच्छे से जाननी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलो बात करेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, एक एक पॉइंट हम जानेंगे आप। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है अपना ये है नोसल कैविटी। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ठीक है, नोज के अंदर का, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नोसल कैविटी बोलते हैं। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है आपको, उसको क्या बोलते हैं? नोसल कैविटी। चलो थोड़ा नीचे आते हैं, तो ये देखो, ये जो माउथ के अंदर का जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? ओरल कैविटी। ठीक है, नोज के अंदर का पोर्शन को नोसल कैविटी और माउथ के अंदर के पोर्शन को ओरल कैविटी। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये वॉइस बॉक्स होता है यहाँ पे अपना, इसको लारेंक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? लारेंक्स। ठीक है, नसल कैविटी, ओरल कैविटी और लारेंक्स, एक एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है। ये सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलेंगे इस पाइप को हम? ट्रैकिया। ठीक है, देखो, नासल कैविटी, ओरल कैविटी, लारेंक्स और ट्रैकिया, एक एक वर्ड आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। ठीक है, ये हमारा राइट लंग। ठीक है, और ये हमारा है लेफ्ट मेन ब्रांचेस, लेफ्ट लंग। ठीक है, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये वाला, ये इसको ब्रांचेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्रांचेस। ठीक है, और ये आपको अंगूर की तरह ये जो फांदियाँ दिख रही है उसकी, ठीक है, उसको हम, हाँ पहले तो ये बात कर लेते, ये जो है इसको क्या बोलेंगे? डायफेरागम बोलेंगे। ठीक है, ये जो लंग्स के नीचे का जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे? डायफेरागम बोलेंगे। और ये जो पोर्शन दिख रहा है जो मैं झूम करके दिखा रहा हूँ इसको अल्वोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्वोली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको याद रखनी है
क्योंकि ये डायग्राम ने क्या आपको लेबल करने के लिए एग्जाम में पूछते हैं बच्चों, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो सारे नाम आपको याद रखने हैं, बार बार इसको रिवाइज करना है, और ये पूरा स्ट्रक्चर इसका तो स्क्रीनशॉट मार ही लो आप, ठीक है। ये डायग्राम निकाल के सारे आप नाम याद रखना है, ठीक है। नसल कैविटी, ओरल कैविटी, लारेंक्स, ट्रैकिया, राइट लंग, लेफ्ट मेन ब्रांचेस, अल्वेली और डायफेरागम, ठीक है। क्योंकि इसका आपको लेबलिंग करने के लिए एग्जाम में 100% आता है, तो डायग्राम के साथ इनके सारे नाम याद आपको रखना है, ठीक है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको रेस्पिरेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। कोई भी खाना खाएंगे तो उसके साथ ऑक्सीजन भी उस न्यूट्रिएंट के साथ इनटेक होगा हमारी बॉडी में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब बात करेंगे हम रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन के भी दो टाइप होंगे बच्चों, ठीक है। अभी तो आपको यहाँ तक तो समझ गया है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन के भी दो टाइप होंगे। पहला है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, ठीक है। कौन सा है पहला? बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। बॉडी लेवल रेस्पिरेशन में बच्चों कुछ नहीं होगा, ऑक्सीजन को अंदर लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना है, बस यही प्रोसेस होंगे किसमें? बॉडी लेवल रेस्पिरेशन की, ठीक है। रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं बच्चों, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो उसमें से अभी हमने पहला देख रहे हैं हम, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना। देखो डेफिनेशन इसकी, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बॉडी लेवल रेस्पिरेशन में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना है, ठीक है। बस ये सिंपल है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कौन सा है बच्चों? तो वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ही हमें हमारे बॉडी का एनर्जी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, एनर्जी प्रोडक्शन। तो न्यूट्रिएंट के साथ साथ हमें ऑक्सीजन की तो जरूरत तो पड़ रही है, ठीक है। तो हमें वो कहाँ से हो रही है? रेस्पिरेशन सिस्टम से हो रही है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन सिस्टम के सारे हमने कंपोनेंट देख लिए, सारे नाम आपको याद रखने। तो ये भी रेस्पिरेशन कितने टाइप होता है? दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है। बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन को अंदर लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना है, ठीक है। अब बात करना है हमें सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन होगा सेल के अंदर, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पूरा सेल, ये सेल है, ठीक है, और ये अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा सेल के अंदर, ठीक है। ये खाली वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं? हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इस चैप्टर में मैंने दे दी है आपको, ठीक है। तो अभी आप सीरियस पढ़ेंगे हम किसके बारे में? सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। तो देखो सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है? तो फूड स्टफ आर ऑक्सीडाइज इनसाइड द सेल। सेल के अंदर, ये सेल के अंदर फूड स्टफ ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। फूड स्टफ मतलब क्या? अब जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने कुछ फूड खाया, उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद उसका क्या बनता है बच्चों? ग्लूकोज बनता है। तो ये सेल के अंदर आ जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में हमें 6 कार्बन मिलते बच्चों। कितने कार्बन मिलते हैं? 6 कार्बन मिलती है, ये भी बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ग्लूकोज में पाए जाएंगे 6 कार्बन एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में, ठीक है। तो देखो फूड स्टफ क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब अभी क्या होगा? ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट से मिला, जो कि सेल के अंदर गया ब्लड के ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन सारा अभी कहाँ पे होने वाला है? सेल के अंदर होने वाला है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है? फूड स्टफ आर ऑक्सीडाइज इनसाइड द सेल। तो अभी हमने फूड खाया, फूड में होगा कार्बोहाइड्रेट से हमें मिला ग्लूकोज गया सेल के अंदर, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होंगे। अब ये क्या होगा? ये ग्लूकोज के 6 कार्बन ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होंगे। ऑक्सीजन के साथ क्या होंगे? ब्रेक डाउन होंगे। ऑक्सीजन के साथ क्या होंगे? ब्रेक डाउन होंगे। तो कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन हो रही है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन हो रही है, उसी को हम ऑक्सीडाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ग्लूकोज सेल के अंदर गया है, वो ऑक्सीजन के साथ ब्रेकडाउन होंगे, मतलब ऑक्सीडाइज होगा, और हमें मिलेंगी एनर्जी। क्या मिलेंगी बच्चों? एनर्जी। सेलुलर रेस्पिरेशन आपको समझ गया। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा कि हमने फूड खाया है तो हमें ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज सेल के अंदर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? 6 कार्बन होते हैं, याद रखना है। अभी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन होगा ब्रेकडाउन, दोनों का ब्रेकडाउन होगा। दोनों ब्रेकडाउन होने के बाद उसी प्रोसेस को हम ऑक्सीडाइज बोलते हैं, और ब्रेकडाउन होने के बाद हमें मिलेंगी एनर्जी।
ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन के साथ और हमें मिलेंगी एनर्जी। तो बच्चों ये एक स्टेप वाली प्रोसेस है क्या? एक स्टेप में ये प्रोसेस नहीं होने वाली बच्चों कि ग्लूकोज से डायरेक्ट हमें एनर्जी मिल गई, ठीक है। एक स्टेप से ये प्रोसेस नहीं है, इसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो गया और हमें एनर्जी तो मिलने वाली है, पर एक स्टेप से नहीं मिलेंगी, इसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है। कौन सी? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी रिएक्शन। एग्जाम में हर साल पूछते बच्चों इसके बारे में, तो आपको ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट अभी हमें डिटेल पढ़ना है 3 स्टेप के बारे में, ठीक है। ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलेंगी बट एक स्टेप से नहीं मिलेंगी, इसकी 3 इंपॉर्टेंट स्टेप से याद रखना है आपको। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी रिएक्शन। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी रिएक्शन, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि सेल के अंदर प्रोसेस करेंगी, ये 3 इंपॉर्टेंट, ओके। और उसी से हमें फाइनली क्या मिलेंगी? एनर्जी मिलेंगी। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप वाला काम नहीं है कि ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलेंगी, इसके लिए अलग अलग 3 स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी रिएक्शन। तो ये तीनों भी स्टेप के बारे में हमें अभी डिटेल पढ़ना है। उसके पहले हम देखते हैं कि एनर्जी जो प्रोडक्शन होती है उसके कितने टाइप होते हैं। तो एनर्जी के प्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं बच्चों, डायरेक्ट एनर्जी होती है और एक इनडायरेक्ट एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस होने के 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, मतलब 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, डायरेक्ट एनर्जी एंड इनडायरेक्ट एनर्जी। तो डायरेक्ट एनर्जी किसको बोलेंगे बच्चों? ठीक है, तो डायरेक्ट एनर्जी किसको बोलेंगे कि डायरेक्ट एनर्जी इज अ लाइक अ कैश विच द सेल कैन स्पेड इमीडिएटली। तो डायरेक्ट एनर्जी एक कैश है, कैश दो और सामान लो, ठीक है। जैसे हम कोई भी दुकान में जाएंगे तो हमने पैसे दिए तो हमें तुरंत जो भी हम सामान ले रहे हैं, जो भी जो हम चीज़ ले रहे हैं वो हमें तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट एनर्जी बोलेंगे। तो जैसे डायरेक्ट एनर्जी कौन सी होती है हमारे सेल में? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये डायरेक्ट एनर्जी, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल मिलती है। मतलब एक बार हमें एटीपी मिल गए, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म ये पूछ लेते हैं। तो ये बच्चों डायरेक्ट एनर्जी है। एक बार हमारे बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक बार हमारे बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल आ गया, सेल के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, तो समझ जाना हमें एनर्जी मिल गई, डायरेक्ट एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। कोई अदर स्टेप करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। सो डायरेक्ट एनर्जी एक कैश है, मतलब एक डायरेक्ट एनर्जी लाइक अ कैश, ठीक है। डायरेक्ट हमें सेल कैन स्पेंड इमीडिएटली एनर्जी स्पेंड कर देता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एनर्जी कौन सी है बच्चों? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये डायरेक्ट एनर्जी है, इसको एटीपी बोलते हैं। ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल की करेंसी है बच्चों, इससे एनर्जी जल्दी से हमें मिल जाती है, ठीक है। तो बॉडी में एटीपी, सेल के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ, तो हमें समझ जाना एनर्जी मिल गई। तो ये डायरेक्ट एनर्जी है, ठीक है। तो बात करेंगे हम इनडायरेक्ट एनर्जी के बारे में। तो इनडायरेक्ट एनर्जी इज लाइक अ चेक विच द सेल कैन नॉट स्पेंड डायरेक्टली, ठीक है। तो देखो इनडायरेक्ट एनर्जी मतलब एक चेक है। अब किसी पर्सन को हमने चेक दिया तो हमें बोलेगा कि मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे तुम कैश दो, ठीक है। तो हमें फिर बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक में जाके हमें कैश लाना पड़ेगा, तो कितने अच्छे अलग अलग प्रोसेस करनी पड़ेंगी, तभी हमें एनर्जी मिलेंगी, ठीक है। तो बस इनडायरेक्ट एनर्जी में वैसा है। इनडायरेक्ट एनर्जी क्या? एक चेक की तरह है जो कि जल्दी से हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, तो उसकी अलग अलग स्टेप होती है। तो इनडायरेक्ट एनर्जी में 2 इंपॉर्टेंट इंजाइम हमें मिलती है, 2 को इंजाइम, ये मॉलिक्यूल है, कौन से? NADH2 एंड FADH2, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट एनर्जी है बच्चों, ठीक है। ये NADH2 और FADH2 फाइनली ATP मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये 2 को इंजाइम मॉलिक्यूल जो है NADH2 FADH2, इसको हम प्यार से नाड़ू और इसको फाड़ू बोलेंगे, नाड़ू और फाड़ू, ठीक है। इनका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, NADH2 और FADH2 का, मतलब नाड़ू का और फाड़ू का ये फुल फॉर्म देखो इनका क्या है। NADH2 का फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फुल फॉर्म। एक एक बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक एक जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको अपने माइंड में फिट कर देना है। और FADH2 का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है।
तो इनडायरेक्ट एनर्जी देखो, इनडायरेक्ट एनर्जी एक चेक की तरह होती है। इसमें पहले तो टू को इंजाइम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उनका नाम है NADH2 एंड FADH2, ठीक है। और NADH2 का फुल फॉर्म क्या है? निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FADH2 का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो डायरेक्ट एनर्जी होती है ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इससे डायरेक्ट हमें एनर्जी मिलेंगी। और इनडायरेक्ट एनर्जी क्या होंगी? टू कोएंजाइम्स होंगे मॉलिक्यूल्स NADH2 और FADH2, ये इनडायरेक्ट एनर्जी है, तो ये कन्वर्ट होंगे बाद में ATP में। तो ये NADH2 FADH2 जो इनडायरेक्ट एनर्जी है, ये डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। उसके लिए कुछ स्टेप होने वाली है, वो 3 स्टेप हमें देखना है। ग्लाइकोलिसिस, कौन सी 3 स्टेप? जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्रेब्स साइकिल और ETC साइकिल, ठीक है। तो एक NADH2 से हमें कितने ATP मिलते हैं बच्चों? 1 2 3 ATP मिलती है, ध्यान में रखना है। और एक FADH2 हमें 2 ATP मिलती है, ये बात आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट एनर्जी है, इसको कन्वर्ट करना है हमें, सॉरी ये इनडायरेक्ट एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करना है हमें डायरेक्ट एनर्जी में। तो ये तो NADH2 होता है, वो कितने ATP फॉर्म करता है? 3 ATP। तो एक NADH2 इक्वल्स टू 3 ATP, और एक FADH2 मतलब 2 ATP। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, याद करके रखना है। एक NADH2 मतलब 3 ATP, और एक FADH2 मतलब 2 ATP। NADH2 और FADH2 का फुल फॉर्म क्या है? निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FADH2 का फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ATP मतलब डायरेक्ट एनर्जी, और NADH2 और FADH2 मतलब इनडायरेक्ट एनर्जी, ठीक है। और एक NADH2 से हमें मिलती है 3 ATP, और एक FADH2 मिलती है हमें 2 ATP, ठीक है। तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब हमें 3 हमारी इंपॉर्टेंट स्टेप देखनी है, ठीक है। उसमें से पहली है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। देखो मैंने बताया था कि ये जो भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, पहली स्टेप है एनर्जी में। जो सेल के अंदर जो ग्लूकोज गया, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ, तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होने के बाद डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलेंगी, उसकी 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। उसमें से पहली है ग्लाइकोलिसिस। और एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को, ये स्टेप को डिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट ने। देखो कितने प्यारे साइंटिस्ट है ये, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को डिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट ने। ये सारी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस वगैरह कहाँ हो रही है? हमारे बॉडी के सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म आपको पता होगा, ठीक है। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, और इसको डिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट ने। उनके नाम देखो, नंबर 1 गुस्ताव एम्बेडेन, नंबर 2 ऑटो मेयरहोफ, एंड नंबर 3 जैकोब परनास। ये 3 साइंटिस्ट है। इनके 3 साइंटिस्ट के सरनेम के थ्रू ही ये ग्लाइकोलिसिस को और एक नाम से जानते हैं, EMP पाथवे। किस नाम से? EMP पाथवे, एम्बेडेन मेयरहोफ पार्नस, ठीक है, EMP पाथवे। तो ध्यान में रखना है, ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे, ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्ट के भी नाम आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को डिस्कवर किया 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने, गुस्ताव एम्बेडेन, ओटो मेयरहोफ एंड जैकोब परनास, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को और किस नाम से जानते? EMP पाथवे, ठीक है। अब ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में होता क्या है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा ये पूरा बड़ा सेल है, ये क्या है? सेल। ये है हमारा पूरा सेल, ठीक है। अब हम आ गए सेल के अंदर। सेल के अंदर ये जो दिख रहा है आपको, ये है न्यूक्लियस, और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये न्यूक्लियस है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। ये जो खाली वाला पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म में बच्चों, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में आ गया है ग्लूकोज, साइड में ये न्यूक्लियस है, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब हमारा ग्लूकोज कहाँ पे है? सेल के साइटोप्लाज्म में है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होगा, ये जो ग्लूकोज के कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के कार्बन मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये हो जाएंगे ब्रेक डाउन। देखो ब्रेक डाउन हो गए, ठीक है। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, मतलब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके 3 कार्बन साइड में, 3 कार्बन साइड में हो जाएंगे, और फॉर्म करेंगे पायरुविक एसिड। क्या फॉर्म करेंगे? पायरुविक एसिड। एक
जब देखो अभी कार्बन एटम जो ब्रेक डाउन हो गया है तो एक कार्बन जो ये 3 कार्बन पायरुविक एसिड बनाएंगे और ये 3 कार्बन पायरुविक एसिड बनाएंगे। मतलब कितने पायरुविक एसिड बने? 2 पायरुविक एसिड बने, ये इधर का एक और एक इधर का एक। ठीक है, तो 2 पायरुविक एसिड बने। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में बस इतना ही है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। कितने पायरुविक एसिड में? 2 पायरुविक एसिड में। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडाइज होता है और फॉर्म क्या करता है? पायरुविक एसिड फॉर्म करता है। कितने पायरुविक एसिड? 2 पायरुविक एसिड। ये बात आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो 6 कार्बन थे, 6 कार्बन का हो गया ब्रेक डाउन। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, उनका हो गया ब्रेक डाउन और ब्रेक डाउन होने के बाद फॉर्म हुआ पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब पायरुविक एसिड के साथ और कुछ मॉलिक्यूल्स है वो भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में फॉर्म होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या हुआ आपको समझ गया होगा। 3 साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। ग्लाइकोलिसिस को ईएमवी पाथवे भी कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ होती है? सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जो 6 कार्बन होते हैं वो 6 कार्बन ब्रेकडाउन हो जाते हैं और फॉर्म होता है पायरुविक एसिड। एक 3 कार्बन का एक पायरुविक एसिड, 3 कार्बन का एक पायरुविक एसिड। मतलब कितने पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 2 पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। ठीक है, और साथ ही साथ ये पायरुविक एसिड के साथ और अदर कुछ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। वो कौन से? तो हमें ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 2 एटीपी मिलती है। अब एटीपी क्या है बच्चों? एक डायरेक्ट एनर्जी है। एटीपी मिल गया मतलब समझ जाना हमें एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इनडायरेक्ट एनर्जी के भी 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इनडायरेक्ट एनर्जी कौन सी मिलती है? NaDH2 मिलता है बच्चों। ए पे DH2 नहीं मिलता यहाँ पे, या फिर DH2 ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में नहीं मिलता है। किसका फॉर्मेशन होगा? सिर्फ NaDH2 का। और कितने NaDH2? 2 NaDH2। ठीक है, 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट वाटर का भी फॉर्मेशन होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में पायरुविक एसिड के साथ साथ 2 पायरुविक एसिड के साथ साथ हमें मिले 2 एटीपी, 2 NaDH2 और 2 हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, वाटर मिल गया हमें। ठीक है, तो FADH2 का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। अब मुझे बताओ, मैंने अभी भी बताया था आपको कि एक NaDH2 हमें 3 ATP देता है, बराबर है, 3 ATP देता है। एक NaDH2 हमें 3 ATP देता है, तो 2 NaDH2 हमें कितने ATP देंगे? 6 ATP देंगे। और ठीक है, 6 ATP और ये 2 ATP फिर से मिले, मतलब 8 ATP फॉर्मेशन हुआ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। कितने इसका फॉर्मेशन हुआ? 8 ATP का। ठीक है, 8 डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का। ठीक है, तो बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। कौन सी? कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होंगे, वो ब्रेक डाउन होते हैं और उनके फॉर्मेशन होता है पायरुविक एसिड में। कितने पायरुविक एसिड मिलेंगे? 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे और साथ ही साथ अदर कुछ कंपोनेंट का भी फॉर्मेशन होता है, अदर कुछ मॉलिक्यूल का भी फॉर्म होता है। तो 2 एटीपी मिलेंगे ग्लाइकोलिसिस में, 2 NaDH2 मिलेंगे, FADH2 नहीं मिलेंगे ग्लाइकोलिसिस में, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ पे चल रही है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, वहाँ पे चल रही है। यहाँ तक आपको डिटेल समझ गया होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन की पहली स्टेप हो गई। ठीक है, और कौन सा रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही थी हमें। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज आया था अंदर। ठीक है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, और हमें एनर्जी मिलेंगी, बट एनर्जी भी एक स्टेप में मिलेंगी क्या? नहीं, उसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहली स्टेप हमने देखी ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और एनर्जी का भी 2 टाइप की एनर्जी होती है, डायरेक्ट एनर्जी और इनडायरेक्ट एनर्जी। डायरेक्ट एनर्जी कौन सी रहेंगी? एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हमें मिल गया, मतलब हमें एनर्जी मिल गई। और दूसरी इनडायरेक्ट एनर्जी होती है NaDH2 एंड FADH2, उनका मैंने फुल फॉर्म भी बता दिया। एक NaDH2 3 ATP देता है हमें और एक FADH2 2 ATP देता है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में सिर्फ मिलता है हमें NaDH2। कितनी NaDH2 मिलती है? 2 NaDH2 मिलते हैं, FADH2 नहीं मिलता है। तो ये सारे कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। तो ये हो गई हमारी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, जो कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में वहां पे फॉर्म हुई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो, अब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद कौन सी साइकिल होंगी? क्रेब्स साइकिल। दूसरी स्टेप होंगी हमारी क्रेब्स साइकिल। बट क्रेब्स साइकिल के पहले भी एक छोटी सी एक स्टेप होती है।
इंटरमीडिएट स्टेप। ग्लाइकोलिसिस के बाद एक छोटी सी एक स्टेप होती है, ठीक है, जो अभी ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन होगा, पायरुविक एसिड बन गए और कुछ अदर मॉलिक्यूल्स भी बन गए, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस के बाद एक प्यारी सी एक छोटी सी स्टेप होती है, वो क्या होती है देखो, तो ये पायरुविक एसिड जो है, दो पायरुविक एसिड ये कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में एसिटिल को इंजाइन ए, COA मतलब को इंजाइम ए, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद एक इंटरमीडिएट स्टेप होंगी, उसमें क्या होगा, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल को इंजाइन ए में, एक पायरुविक एसिड एक एसिटिल को इंजाइन ए, एक पायरुविक एसिड एक एसिटिल को इंजाइन ए, मतलब पायरुविक एसिड से हमें 2 एसिटिल को इंजाइन ए मिलेंगे, ठीक है। पायरुविक एसिड, ये 2 पायरुविक एसिड थे ना, तो 2 पायरुविक एसिड से हमें क्या मिलेंगे, एसिटिल कोएंजाइन ए, 2 एसिटिल कोएंजाइन ए मिलेंगे, एसिटिल COA भी बोलेंगे उसको, उसका फुल फॉर्म क्या है COA का, एसिटिल COA मतलब कोएंजाइम ए, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेप हुई ग्लाइकोलिसिस के बाद, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड का कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइन ए, कितने एसिटिल कोएंजाइन ए, 2 एसिटिल कोएंजाइन ए, ठीक है। साथ ही साथ एसिटिल कोएंजाइन पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट हुआ एसिटिल कोएंजाइन ए में, तो साथ ही साथ और अदर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, 2 NADH2 और 2 CO2 का, ठीक है। इनडायरेक्ट एनर्जी और बाय प्रोडक्ट, मतलब NADH2 और CO2, यहाँ पे भी FADH2 का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पे भी FADH2 का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो एसिटिल कोएंजाइन ए मिल गया पायरुविक एसिड के थ्रू, और हमें कितना मिला, 2 NADH2 मिला और 2 CO2। और एक बात ध्यान में रखना है कि एक NADH2 में कितने ATP मिलते हैं, 3 ATP मिलते हैं, तो 2 NADH2 में 6 ATP मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारे इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है। बस आपको याद रखना है, बाकी में वीडियो के लास्ट में मैंने अच्छी सी समरी निकाल के रखी है, ठीक है। तो सिर्फ आपको एक एक स्टेप याद रखना है। तो ये हो गई हमारी इंटरमीडिएट स्टेप्स, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के बाद एक छोटी सी स्टेप होंगी, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड बाद में कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइन ए में, और साथ ही साथ कुछ मॉलिक्यूल्स मिलती है हमें NADH2 के 2 और कार्बन डाइऑक्साइड के 2, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो देखो अभी क्या होगा, ये जो एसिटिल कोएंजाइन है, 2 एसिटिल कोएंजाइन है, ये जाएंगे, ये अभी साइटोप्लाज्म में है, अब ये जाएंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, चलो गए 2, ठीक है। जैसे एसिटिल कोएंजाइन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गए, तो यहाँ पे एक साइकिल होंगे अभी, और साइकिल को बोलेंगे हम क्रेब्स साइकिल, क्या बोलेंगे, क्रेब्स साइकिल। अब ये दो एसिटिल कोएंजाइन एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो इसके अंदर गए हैं अभी ये, तो अभी क्या होने वाला है बच्चों, अभी होंगी एक साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ये दूसरी स्टेप है हमारी, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस हो गई और एक छोटी सी स्टेप हो गई थी इंटरमीडिएट साइकिल, है ना। और अब बात करना है हमें क्रेब्स साइकिल, जो हमारी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया सर हैंस क्रेब्स ने, ठीक है। नाम देखो इस साइंटिस्ट का, सर हैंस क्रेब, ठीक है। द साइक्लिक रिएक्शन इन द क्रेब्स साइकिल वेर डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रेब, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये अभी 2 कोएंजाइन ए मॉलिक्यूल गए हैं, ये एक साइकिल बनाते हैं, साइक्लिक रिएक्शन होती है अदर मॉलिक्यूल के साथ, इसीलिए इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और किसने डिस्कवर किया है, हैंस क्रेब ने, सर हैंस क्रेब, नाम याद आपको रखना है। अब सारी प्रोसेस किस में होने वाली है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो देखो अब आ गए हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब सारा ये बाहर का पोर्शन साइटोप्लाज्म है, पूरा सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, और अभी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कौन आ गए, ये 2 एसिटिल कोएंजाइन आ गए, है ना, 2 एसिटिल कोएंजाइन हमें मिल गए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब कौन सी साइकिल होंगी, क्रेब्स साइकिल। अब हमें क्रेब्स साइकिल के बारे में देखना है, ठीक है। तो अभी ये एसिटिल कोएंजाइन ये कन्वर्ट हो जाते हैं साइट्रिक एसिड में, एसिटिल कोएंजाइन है ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, साइट्रिक एसिड में, और ये साइट्रिक एसिड में होता है 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। साइट्रिक एसिड में क्या होता है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, 3 कार्बन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इस साइट्रिक एसिड में, इसीलिए इस क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी बोलते हैं। TCA का फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ध्यान में रखना है। जैसे ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे बोलते हैं, EMP पाथवे, वैसे क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल बोलते हैं। और ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, एसिटिल कोएंजाइन जैसे इंटर हुए वो कन्वर्ट हो जाएंगे साइट्रिक एसिड में, और साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप्स होते हैं, इसीलिए इस
क्रेब्स साइकिल को हम किस नाम से जानते हो, और टीसीए साइकिल का फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये भी आपको अच्छे समझ गया होगा, एक एक चीज आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एसिटिल कोएंजाइन ए का क्या मिल गया, साइट्रिक एसिड बन गया है, ठीक है। साइट्रिक एसिड में क्या होगा, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होगा, ग्रुप होंगे उसके, इसीलिए इसको टीसीएस साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो देखो अभी ये एसिटिल कोएंजाइन ए का कन्वर्ट हुआ साइट्रिक एसिड में, उस साइकिल को बोलते हैं टीसीए साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल। तो ये साइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये बाकी के मॉलिक्यूल भी फॉर्मेशन होगा, ये बाकी के मॉलिक्यूल्स का भी क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। मतलब एटीपी का फॉर्मेशन होगा, NADH2, और अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा FADH2, ठीक है। हाइड्रोजन और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर्म होंगे, ठीक है। तो देखो क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ, एसिटिल कोएंजाइन ए का कन्वर्ट हुआ साइट्रिक एसिड में, और साथ ही साथ बाकी मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन हुआ। डायरेक्ट एनर्जी एटीपी का, इनडायरेक्ट एनर्जी मतलब NADH2 और FADH2, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है साइट्रिक एसिड के साथ साथ, ठीक है। एक NADH2 हमें कितनी एटीपी देता है, 3 एटीपी देता है, और एक FADH2 हमें कितनी एटीपी देगा, 2 एटीपी देगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गई कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छी समझ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ETC रिएक्शन। ETC का मतलब एक्सेट्रा नहीं होगा बच्चों, क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ये हमारी तीसरी स्टेप है अभी एनर्जी प्रोडक्शन की, ये लास्ट स्टेप है हमारी, ठीक है। तो ETC रिएक्शन पहली कौन सी प्रोसेस हुई, पहली स्टेप क्या हुई, ग्लाइकोलिसिस हुई, ठीक है। दूसरी प्रोसेस हुई क्रेब्स साइकिल, उसको क्रेब्स साइकिल के बाद अभी तीसरी कौन सी, ETC रिएक्शन, ठीक है। तो अब ETC रिएक्शन भी ये अंदर ही होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगी। इसमें क्या होता है, जो इनडायरेक्ट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएंगी डायरेक्ट एनर्जी में। डायरेक्ट एनर्जी में मतलब किसमें, ATP में। और इनडायरेक्ट एनर्जी कौन सी रहेंगी, NADH2 एंड FADH2। तो ये NADH2 एंड FADH2 मतलब इनडायरेक्ट एनर्जी, ये कन्वर्ट हो जाएंगी डायरेक्ट एनर्जी में, और हमें डायरेक्ट एनर्जी मतलब ATP में कन्वर्ट हो जाएंगी, और फाइनली हमें क्या मिलेंगी, एनर्जी मिलेंगी, ठीक है। देखो ये सारी प्रोसेस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ठीक है। तो ETC रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। दिस इज द लास्ट रिएक्शन हमारी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑल इनडायरेक्ट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट एनर्जी। तो चलो देखते हैं अभी, ये देखो इनडायरेक्ट एनर्जी मतलब NADH2 एंड FADH2, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें। आप देखो पहले क्या होगा, ये NADH2 और FADH2 तो कन्वर्ट होने वाले डायरेक्ट एनर्जी में, तो NADH2 और FADH2 क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज, ठीक है। NADH2 और FADH2 ये दो इनडायरेक्ट एनर्जी है, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, इनका ब्रेकडाउन होगा, और फाइनली हमें मिलेंगे ATP। तो एक NADH2 हमें मिलते कितनी ATP, 3 ATP, और एक FADH2 में मिलती है हमें 2 ATP, ठीक है। और एक बार ATP मिल गई तो हमारे बॉडी में क्या मिल जाएंगी बच्चों, हमें एनर्जी मिल जाएंगी। ATP एक डायरेक्ट एनर्जी है, तो वो हमें डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये ATP मॉलिक्यूल, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। NADH2, एक NADH2 को 3 ATP मिलेंगे, और एक FADH2 से हमें मिलेंगे 2 ATP। तो ETC रिएक्शन ये थर्ड रिएक्शन हुई हमारे एनर्जी के प्रोडक्शन की, ठीक है। तो कैसी एनर्जी प्रोडक्ट हुई, कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ हमारी बॉडी में, ये आपको समझ गया होगा, ठीक है। देखो मैं एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आप सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दो। तो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, उसका ग्लूकोज बन गया हमारे बॉडी में, ग्लूकोज गया सेल के अंदर, ठीक है, और ये ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, और हमें एनर्जी मिलेंगी। बट ये एनर्जी एक स्टेप में होंगी क्या, नहीं, इसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETC रिएक्शन, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीडाइज का कन्वर्ट होकर पायरुविक एसिड बनाएगा। कितने पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड बनाएंगे। फिर पायरुविक एसिड बनने के बाद एक छोटी सी इंटरमीडिएट स्टेप होंगी, तो उस पायरुविक एसिड का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिटिल कोएंजाइन ए में। एक पायरुविक एसिड एक एसिटिल कोएंजाइन बनाएगा, दूसरा भी एक बनाएगा, तो 2 एसिटिल कोएंजाइन ए बनेंगे। और उसके बाद ये एसिटिल कोएंजाइन ए वो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गए तो वहाँ पे एक साइकिल चालू हो जाएंगी। कौन सी साइकिल, क्रेब्स साइकिल चालू हो जाएंगी। और क्रेब्स साइकिल में क्या होगा,
ये एसिटिल कोएंजाइन साइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ अदर मॉलिक्यूल्स भी वहाँ पे फॉर्म होंगे, और ये साइट्रिक एसिड फॉर्म होने के बाद वहाँ पे बनेंगे साथ साथ कौन, इनडायरेक्ट एनर्जी बनेंगी, FeDH2 NaDH2 का फॉर्मेशन होगा, और फिर तीसरी रिएक्शन चालू हो जाएंगी ETC रिएक्शन। इसमें ये जो इनडायरेक्ट एनर्जी है FeDH2 एंड NaDH2 ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होके फॉर्म करेंगे डायरेक्ट एनर्जी को, मतलब ATP को। तो एक NaDH2 हमें 3 ATP देता है और एक FeDH2 हमें 2 ATP देता है। तो यहाँ से ATP मिलने के बाद हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। यहाँ तक समझ गए। अब बच्चों, एक ग्लूकोज में हमें कितनी एनर्जी मिलती है, मतलब कितने ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो हमें देखना है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हमें कितनी टाइप्स ऑफ ATP मिलेंगी, मतलब कितनी ATP मिलेंगी वो हमें देखना है। तो चलो देखते हैं। तो हाउ मच एनर्जी फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमें निकालना है, एनर्जी को फाइंड आउट करना है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, तो हमें ATP को देखना पड़ेगा, क्योंकि ATP तो एनर्जी करेंसी है ना। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। तो ATP एनर्जी करेंसी है, तो ATP को हमें मेजर करना पड़ेगा कि कितने हमें ATP मिले इस प्रोसेस में। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज गया सेल के अंदर, तो पहली प्रोसेस हुई ग्लाइकोलिसिस में, और ग्लाइकोलिसिस में ATP का फॉर्मेशन हुआ था। चलो देखते हैं। तो देखो पहली स्टेप ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 2 ATP हमें मिलते हैं और 2 NaDH2 मिलते हैं। ठीक है, अब देखो 2 तो ATP हमें मिल गए ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, अब 2 NaDH2 हमें ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में मिलते हैं, तो एक NaDH2 में होता है 3 ATP। तो 2 NaDH2 में कितना होगा, 6 ATP होगा ना, बराबर है। तो ये 2 ATP ऊपर के और ये 6 ATP, तो टोटल कितने ATP हो जाएंगे, 8 ATP। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स 8 मिलते हैं किस प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में हमें 8 ATP मिले। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी हुई, एक इंटरमीडिएट प्रोसेस हुई थी बीच में, उसमें 2 पायरुविक एसिड बने थे। 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था 2 एसिटिल कोएंजाइन A में, और 2 NaDH2 का भी फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अब एक NaDH2 में मिलते हैं 3 ATP, तो 2 NaDH2 में फिर से 6 ATP, तो इंटरमीडिएट प्रोसेस में कितने ATP मिलेंगे, हमें 6 ATP मिलेंगे। कितने ATP, 6 ATP। ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP हो गए, इंटरमीडिएट प्रोसेस में 6 ATP। अब तीसरी स्टेप है हमारी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में एसिटिल कोएंजाइन A का टोटल ऑक्सीडेशन होता है और साइट्रिक एसिड बनता है। साथ ही साथ देखो 3 NaDH2 बनते हैं, एक NaDH2 मॉलिक्यूल बनता है और एक ATP बनता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में एसिटिल कोएंजाइन है। अब हमारे पास एक एसिटिल कोएंजाइन में इतने 3 NaDH2, एक FeDH2 और एक ATP बन रहा है। बस हमारे पास क्रेब्स साइकिल जब बन रही थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो हमारे पास एक एसिटिल कोएंजाइन ही नहीं था, कितने थे, 2 एसिटिल कोएंजाइन थे। तो 2 एसिटिल कोएंजाइन रहेंगे, तो 3 NaDH2 के साथ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 NaDH2 हमें मिल गए। अब 6 NaDH2 हमारे पास है क्रेब्स साइकिल में, तो एक NaDH2 में 3 ATP होते हैं, तो 6 में कितने होंगे, 18 ATP। अब एक FeDH2 एक एसिटिल कोएंजाइन से बनता है, तो 2 FeDH2 हमें बनेंगे 2 एसिटिल कोएंजाइन है में, तो एक FeDH2 में होते हैं 2 ATP, तो 2 FeDH2 में कितने होंगे, 4 ATP, और एक ATP, एक ATP एक एसिटिल कोएंजाइन के लिए, तो 2 ATP 2 एसिटिल कोएंजाइन के लिए, तो टोटल कितने हो यहाँ पे 24। क्रेब्स साइकिल में हमें कितने ATP मिले, 24 ATP। ग्लाइकोलिसिस में 8, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोसेस में 6 और क्रेब्स साइकिल में 24, और बाद में टोटल मारेंगे इसकी, तो 8 + 6 + 24, तो 38 ATP। कितने, 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिले। तो एक ग्लूकोज में हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलती है ATP के, 38 ATP। तो इतनी एनर्जी हमें मिलती है एक ग्लूकोज में, 38। ध्यान में रह गए, ATP एक डायरेक्ट एनर्जी है, ATP मिल गया मतलब हमें एनर्जी मिल गई। तो ध्यान में रखना है, ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP मिलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोसेस में 6, क्रेब्स साइकिल में 24, और टोटल मिला के 38 ATP मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि ग्लाइकोलिसिस में 2 NaDH2 मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं। इंटरमीडिएट प्रोसेस में पायरुविक एसिड से 2 NaDH2 मिलते हैं, और क्रेब्स साइकिल में 3 NaDH2, एक FeDH2, एक ATP, एक एसिटिल कोएंजाइन के लिए, 2 के लिए 6 NaDH2, 2 FeDH2 और 2 ATP, तो टोटल ATP 24 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे समझ गया। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस थी बच्चों
एनर्जी प्रोडक्शन की, जो कि हमारे सेल के अंदर हुई 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी रिएक्शन। ठीक है, और एक बार हमें एनर्जी मिलने के लिए हमें किसकी जरूरत होनी चाहिए, एटीपी मॉलिक्यूल्स की। तो एक बार बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल गए, बन गए, तो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो एक ग्लूकोज से हमें कितनी एटीपी मिलती है, 38 एटीपी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब इसकी समरी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। देखो ये समरी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी रिएक्शन, सारी ये चीजें आपको नोट डाउन करने बच्चों। ठीक है, ये वाले, और बार बार इसको लर्न करना है बच्चों। एक NADH2 से 3 एटीपी, एक APDH2 से 2 एटीपी, ये सारी चीजें याद रखना है। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, कुछ भी क्वेश्चन इसमें ट्रू और फॉल्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ गया होगा। ठीक है, अच्छे से समझा है तो एक प्यारी से कमेंट डाल देना बच्चों। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक करना है। ठीक है, बार बार इस वीडियो को देखो, एक एक कंसेप्ट अपना अच्छे से क्लियर कर लो। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर।